Bismillahirrahmanirrahim. In the last lecture, we did kingdom fungi and characteristics of fungi, and then classification of fungi. In the classification, we did till Zygomycota, and today we will start with Echomycota. They are also called as sac fungi. The name Eschomycota or sac fungi is given because their spores are produced within sacs called Echus means sac. Sac क्या होता है? जैसे इस तरह से एक sac सा बना होता है और इसके अंदर सारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है। इसकी बेसिस पे इसे हम एस्कोमाइकोटा भी कहते हैं। एस्को मीन्स sac. Eschomycota is the largest group of fungi containing about 30,000 species. It is the largest group which contains 30,000 species. Some examples are morels, truffles, yeast, and neurospora. Their hypha are usually septates. बता चुके हैं कि septates क्या होता है. The septates are porous so that cytoplasm can move between compartments. जो इसके सेप्टेट्स होते हैं वो पोरस होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो है स्पेस होती है, ठीक है, और वो जो है उनमें साइटोप्लाज्म के अंदर जो है मूव करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है. द सैक फंजाई में बी यूनिसेलुलर यीस्ट और मल्टी सेलुलर ट्रफल्स. सैक फंजाई जो हैं वो कुछ यूनिसेलुलर में भी आते हैं और कुछ जो है वो मल्टी सेलुलर में. जो यूनिसेलुलर आते हैं उनमें यीस्ट होते हैं और जो मल्टी सेलुलर हैं उन वो ट्रफल्स होते हैं. अब आपको यहाँ पर नीचे लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइकोसाइट की दिखाई गई है, ठीक है. सबसे पहले आप देखें स्पोर्स होते हैं. स्पोर्स जो है वो जर्मिनेशन करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है. कोनिडोस्पोर्स बनाते हैं. कोनिडोस्पोर्स जो है वो फिर एगोगोमिया और एंथ्रीडियम यानी जो मेल या फीमेल या प्लस या माइनस इनको आप ले लें, ये दोनों अपना फ्यूजन करते हैं और फ्यूजन करके एस्कोस्पोर्स बनाते हैं. आफ्टर एस्कोस्पोर्स जिसमें मियोसिस का प्रोसेस जा रहा होता है उसमें 8 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है. और ये जो आपका माइसीलिया है ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है एस्कोस्क्रैप में, और एस्कोस्क्रैप्स के अंदर से फिर ब्रस्ट होता है और तमाम के तमाम जाइगोट जो 2n नंबर से आपको दिखाए गए हैं वो बने हुए हैं. जाइगोट्स फिर मियोसिस करते हैं एंड आफ्टर मियोसिस दे कैन अगेन केम टू द एस्कोस्पोर्स एन, और फिर एस्कोस्पोर्स एंस जो है वो जाके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करते हैं एज एन एंथ्रीडियम. तो इस किस्म से इसकी सारी जो है रिप्रोडक्शन जो है वो होती है, जिसमें सेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल. एसेक्सुअल कैसे होगी कि स्पोर्स जो हैं वो डायरेक्ट माइसीलियम बनाएंगे और माइसीलियम से माइटोसिस करके डायरेक्ट स्पोर्स बना देंगे. लेकिन जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी उसमें एस्कोगोनियम होंगे और एंथ्रीडियम होंगे. ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करने के बाद एस्कोस्पोर्स बनाएंगे. एस्कोस्पोर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू जाइगोट जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, रेड एंड ब्लू, और दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आफ्टर मियोसिस जो है वो दोबारा से एस्कोस्पोर्स बनाएंगे. अगर आपको नहीं समझ आया तो डायग्राम से भी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास ये हैं स्पोर्स. ये आपको मैं एसेक्सुअल बता रही हूँ. स्पोर्स जो हैं वो यहाँ से माइसीलियम के साथ अटैच हो जाते हैं. ये आपका होता है माइसीलियम, ठीक है. इसको अभी तक आपने कंसिडर नहीं करना क्योंकि बात हम कर रहे हैं एसेक्सुअल की. ये आपका माइसीलियम है. माइसीलियम से दोबारा स्पोर्स जो है वो कॉन्टिन्यूस स्पोर्स बनाते हैं और दोबारा ये माइटोसिस के ज़रिए स्पोर्स में चेंज हो जाते हैं. दिस इज़ द सिंपल डायग्राम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअली क्या होगा कि यहाँ से आपका ये एग्नोस्पोर होगा और ये आपका एंथ्रीडियम होगा, ठीक है. दोनों जब यहाँ पर फ्यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें ये दोनों फ्यूजन करेंगे और फ्यूजन के बाद दोबारा से एक जाइगोट बनेगा जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होंगे.
और फिर यहाँ से ये अगेन माइटोसिस करेगा और माइटोसिस के बाद दोबारा से ये एस्कोस्पोर्स बना के और दोबारा कॉन्डिनियम से करके और माइटोसिस के ज़रिए स्पोर्स बना देगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। रिप्रोडक्शन, एस्कोमाइसाइट्स रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। अब डायग्राम को भी देखते जाएं और साथ में एक्सप्लेन करती हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस आइदर बाय कॉनिडिया और बडिंग। कॉनिडिया से भी होता है बडिंग। बडिंग ये होती है कि एक छोटी सी किसी भी, जैसे पोटैटो होता है, पोटैटो के साथ एक छोटी सी बड बन जाती है। उस बड को जब आप अलग से करके दोबारा से ज़मीन में जो है उसको ग्रो करेंगे तो वो दोबारा से पोटैटो प्लांट बनाएगा। इसे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो यहाँ पर जो है कॉनिडिया के ज़रिए भी होगा और बडिंग के ज़रिए भी। द कॉनिडियम, जिसे डस्ट पार्ट भी कहते हैं, मे बी unicellular or multicellular, vary in shape, size, develops on the tips of the erected modified hyphae called conidospore। पहले आपको बता चुके थे कि हाइफिया की टिप के ऊपर यहाँ पर कॉनिडियोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। देयर आर नो स्पोरेंजिया इन सैक फंजाई। सैक फंजाई में स्पोरेंजियम्स नहीं होते। The color of conidial vary in different species and it give characteristics brown, blue, pink or other into many of these fungi. Bud is an outgrowth separate from the parent body and grow as an independent fungi। बताया मैंने कि parent body से separate होके independent fungi बना देगा, like unicellular yeast। Now the sexual reproduction, in the sexual reproduction occurs in ascospores in both multicellular and unicellular sac fungi. In sac fungi, sexual activity begin when plus and minus stains produce multinucleated sexual bodies. Plus and minus makes the multicellular nucleated body। ठीक है, जो ऐसी बॉडी जिसमें मल्टी न्यूक्लियस होंगे। द सेक्शुअल बॉडीज मीट फॉर्मिंग अ कनेक्टिंग ब्रिज। अब यहाँ पर ये कनेक्टिंग ब्रिज के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। but do not fuse, forming a new dikaryotic ascostrap which develops echis where spores are produced and released. In echis, the dikaryotic hyphae fuse and form a diploid nucleus। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये diploid nucleus बनाएंगे जिसे हम कहेंगे कैरोगेमी takes place and those zygote undergo meiosis to form 4 haploid and 2 zygotes become to the 4 haploid cells. Their maturation becomes swelling but burst and release the ascospores. The ascospores are dispersed by wind. Wind के ज़रिए disperse हो जाएंगे, जहाँ जहाँ पे जाके गिरेंगे, जब suitable environment वहाँ पर होगा तो वहाँ पर दोबारा से reproduction शुरू कर देंगे, germinate to form a new mycelium। इसमें जो है न्यूरोस्पोरा आता है, सेक्रोमाइस आते हैं, मॉरल्स आते हैं, ट्रफल्स आते हैं एंड पेंसिलियम्स आते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका बेसिडोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा, इसको हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। Basidiomycota are also known as club fungi because they produces club shape reproductive structures known as basidia। क्योंकि हम इनको Basidiomycota को club fungi भी कहते हैं क्योंकि ये एक club shape जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं बेसिडिया, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिडिया। देन It is a hyphia cell at the tip of which develops sexual spores। टिप ऑफ द सेल के ऊपर सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे जिसे बेसिडियोस्पोर्स भी कहा जाता है, जिसे हम बेसिडियोस्पोर्स भी कहेंगे। लाइक ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा, बेसिडियोस्पोर ये होंगे स्पोर्स, ठीक है। Basidiomycota not only include mushrooms, puffballs and cell fungi but also important pathogens like rusts and smuts। अब बेसिडियोस्पोर में सिर्फ मशरूम्स नहीं आएंगे और ना सिर्फ पफ बॉल्स आएंगे, बल्कि इसमें कुछ जो है वो पैथोजेंस भी आएंगे जो कि रस्ट और स्टक्स भी कहलाते हैं, स्मट्स। द माइसीलियम fruiting body in club fungi exist in 3 forms, that is primary, secondary and tertiary mycelium। mycelium यहाँ पे 3 किस्म की फॉर्म में होगा जिसमें प्राइमरी होगा, सेकेंडरी माइसीलियम होगा और टर्शरी माइसीलियम होगा,
ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं। प्राइमरी माइसीलियम इन मोनोकैरियोटिक वाइल सेकेंडरी माइसीलियम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन विद प्राइमरी माइसीलियम which now become dikaryotic cells. When the mycelium become more complex and give rise to fruiting bodies, basidiocarp, it is called as tertiary mycelium. अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कैसे बनेंगे? प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो और टर्शरी कैसे ये कन्वर्ट होंगे एक दूसरे में? सबसे पहले तो वो आपको कह रहा है कि द माइसीलियम इन अ कप फंजाई एग्जिस्ट इन 3 पोर्शंस, ठीक है। प्राइमरी माइसीलियम इज अ मोनोकैरियोटिक, जो प्राइमरी माइसीलियम है इट इज अ मोनोकैरियोटिक, ठीक है, इट इज अ मोनोकैरियोटिक, while secondary mycelium is formed by the interaction of primary mycelium. प्राइमरी माइसीलियम की इंटरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम एंड इट विल बिकम डाइकैरियोटिक सेल। मोनोकैरियोटिक सेल से ये बन जाएगा डाइकैरियोटिक सेल। प्राइमरी जो है वो मोनोकैरियोटिक होगा, सेकेंडरी जो है वो इंटरेक्शन कर लेगा अपनी डाइकैरियोटिक सेल के साथ। ओके, ये जो है प्राइमरी मोनोकैरियोटिक जो है ये दोबारा इंटरेक्शन करेगा सेकेंडरी मोनोकैरियोटिक्स के साथ एंड दे विल बिकम अ डाइकैरियोटिक सैक, ये डाइकैरियोटिक सेल। अब क्या होगा? व्हेन द माइसीलियम बिकम मोर कम्प्लेक्स एंड गिव्स राइज टू फ्रूटिंग बॉडीज या बेसिडोकार्प, इट इज कॉल्ड एज अ टर्शरी माइसीलियम। जब इसमें फर्दर जो है वो इंटरेक्शंस हो जाएंगी तो यहाँ पर ये एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी, ठीक है। इस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहेंगे? इस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर टर्शरी बेसिडोमाइकोटा बन जाएगा, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर बेसिडोकार्प भी कहेंगे, बेसिडोकार्प। तो ये था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखना। Mushrooms consist of mass of white branched thread-like hyphia, separate hyphia that occurs most below the ground. तो ये इसकी एग्जांपल जो है मशरूम्स हैं। अब इनमें देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्लब फंजाई में कैसे होती है। रिप्रोडक्शन ऑफ द क्लब फंजाई। Club fungi usually reproduce sexually, occasionally asexually by conidospore. जो ज़्यादा क्वांटिटी में इनमें जो रिप्रोडक्शंस होती हैं वो रिप्रोडक्शंस जो हैं वो सेक्सुअली होती हैं क्लब बेसिडो फंजाइज में। और यहाँ पर जो कभी ओकेजनली अगर हो भी जाए तो वो कॉनिडियोस्पोर से होती है। द मशरूम इटसेल्फ इज़ कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडी। मशरूम के अंदर खुद भी, मशरूम्स हम खाते हैं तो हम इसे फ्रूटिंग बॉडी कह सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ स्टॉक एंड कैप। अगर आप देखा जाए तो मशरूम में इस तरह से एक स्टॉक बनती है और इस तरह से एक कैप बनती है, ठीक है, कैप। इट इज़ नोन एज बेसिडोकार्प। सो दिस कैप इज कॉल्ड एज बेसिडोकार्प. The lower surface of the cap usually consists of many thin perpendicular plates called gills. यहाँ पर बहुत सारी परपेंडिकुलर प्लेट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं गिल्स। दे रेडिएट फ्रॉम द स्टॉक टू द एजेस ऑफ द कार्प। ये एजेस ऑफ द कार्प तक आती हैं और स्टॉक से निकलती हैं। इन द गिल्स द हाइफिया न्यूक्लिएटेड ऑफ डाइकैरियोटिक सेल फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड ज़ाइगोट। इसी गिल्स के अंदर हाइफिया जो है वो बनते हैं और वो वहाँ से जो है डिप्लॉइड ज़ाइगोट्स बनाते हैं। ज़ाइगोट इज़ ओनली डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इन देयर लाइफ साइकिल। यहाँ पर सिर्फ ज़ाइगोट जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इसकी लाइफ साइकिल में मौजूद है। Each zygote immediately undergoes meiosis to produce 4+ and minus haploid basidiospore in gills. अब जब ये खुद सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा ज़ाइगोट और मियोसिस अकर करेगा तो इसमें फोर टाइप्स ऑफ जो है वो बनाएंगे प्लस एंड माइनस हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स. The gills burst and spores are released from the fruiting body and carried by the wind or animal to a suitable moist land. अब जैसे ही ये burst करेगी गिल तो यहाँ से निकलेंगे स्पोर्स
और ये बाय द वे ऑफ विंड उड़ जाएंगे। और जहाँ पर इनको सही एटमॉस्फेयर मिलेगा, जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा होगा, मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पर ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। फाइन। Thus, each cell of the secondary mycelium contains two haploid nuclei grow and form campus called buttons, और इनको हम buttons कहते हैं यहाँ पे along the mycelia. Each button grow into fruiting body tertiary mycelium. The dikaryotic stage ends and a new diploid stage begins with n cells fuse to form zygote in basidium, यानी haploid cells जो है वो मिलके माइसीलियम दोबारा से बेसिडियम बनाएंगे। अगर डायग्राम पर आप देखें तो आपके पास जो फर्स्ट है वो आपके पास क्या है, मशरूम है, मशरूम की स्ट्राइप है, उस पर गिल है और कैप है। गिल्स जब ब्रस्ट करेंगी पोर्शन ऑफ गिल तो उसमें बेसिडियम्स बनेंगे। ईच बेसिडियम जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा और पेयर ऑफ न्यूक्लाई जो है उसमें फ्यूज़ हो जाएंगे। बेसिडियम में आप देखें दो है, एक प्लस और एक माइनस, और वो दोनों जब आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे तो वो जाइगोट बनाएंगे 2n। जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगोज दोबारा मियोसिस करेगा तो वो बेसिडियम बनाएगा जिसके ऊपर जो है स्पोर्स होंगे, जो मैंने आपको वो डायग्राम बना के दिखाई थी जिस पे बेसिडियोस्पोर्स हैं। फिर इसमें जाके प्राइमरी माइसीलियम्स बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे और प्राइमरी माइसीलियम दोबारा से कन्वर्ट होंगे सेकेंडरी माइसीलियम में, और सेकेंडरी माइसीलियम जो है एक बटन नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो दोबारा से एक न्यूली मशरूम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थी इसकी पूरी रिप्रोडक्शन। अब आप सिर्फ फ़र्क देख लें एल्गी और फंजाई में। एल्जीज जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं, फंजाइज जो है वो हेट्रोट्रॉप्स हैं। एल्गी जो है वो मोस्टली एक्वेटिक है, ऑटोट्रॉप्स जो है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं। एल्गी जो है सेल वॉल कंटेन करते हैं, इसमें जो है काइटिन है, स्टोर्ड फूड इन स्टार्च, स्टोर्ड फूड इन ग्लाइकोजन एंड ऑयल। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। आज लास्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, और इसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी हमने देखनी है कि इकोनॉमिकली भी हम फंजाई को जो है वो कैसे कर सकते हैं इकोलॉजिकली। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई देख लेते हैं। उसमें क्या है, फंजाइज आर बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। Many fungi are palatable, used as food. Some help in making various chemicals. It also causes diseases in human beings and other living things. They spoil and decay our food and many other articles. अब क्या है, जो fungi है वो हमारी ह्यूमन लाइफ में भी उनका बड़ा एक किरदार है, और ह्यूमन लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। फंजाइज जो हैं उनके बेनिफिट्स ह्यूमन लाइफ के लिए नहीं है, लेकिन उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। नंबर वन तो ये कि हमारे फूड को वो ख़राब कर देता है। अगर वो हम फूड, जैसे गर्मियों में हम खाना बाहर छोड़ देते हैं तो खाना जो है वो हमारा सालन जो होता है उसमें फंगस लग जाता है, क्योंकि उसे टेम्परेचर इतना ज़्यादा मिलता है तो वो खाना जो है वो फंगस उसमें बन जाता है और वो ख़राब हो जाता है। इसी तरह जो सेकंड है वो ये है कि वो हमारे डिके प्रोसेस को भी जो है कंटिन्यू करता है, यानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी गला सड़ा देता है। इसी तरह अगर आप देखें घरों में कबर्ड्स वगैरह बनी होती हैं तो कुछ अरसे के बाद वहाँ पर फंगस लग जाता है, क्योंकि उस कबर्ड की जो बैक वॉल होती है वो इतनी मॉइस्ट होती है कि वहाँ से नमी आती है और वो उसमें फंगस को पैदा करती है। इसी तरह से इसकी वेरियस केमिकल्स बनाने में भी इसका काम है, और कुछ फंजाई ऐसे हैं जो ईटेबल हैं, जो वो भी हर इंसान जो है वो नहीं खाता, यानी कि एवरीवन डजंट लाइक्स मशरूम्स, हर कोई मशरूम्स नहीं खाता, तो वो भी डिपेंड करते हैं। कुछ प्लेटेबल फूड्स इनमें आते हैं जो कि हम खा लेते हैं, यानी मशरूम्स की बात अगर आप कर लें, और या फिर ये होता है कि कुछ फंजाइज ऐसे होते हैं जो कि मेरीन एनिमल्स उनको खाते हैं, उनकी खुराक बनाते हैं, और फिर वो मेरीन एनिमल्स जो हैं वो फिर हमारी डाइट में आते हैं, जिसे हम प्लेटेबल फूड भी कहते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट। यीस्ट क्या होती है, जैसे हम आटे को छोड़ देते हैं रात को, अगर गूंदा हुआ आटा होता है तो वो गर्म जब उसको एटमॉस्फेयर मिलता है, हीट मिलती है, तो उसमें जो है यीस्ट बन जाती है, खमीर बन जाता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट भी है, यीस्ट भी कुछ इंपॉर्टेंट है, उसके देखते हैं कि क्या है। इंसेक्रोमाइसिस सर्विसिया, ये इसका नेम है। यीस्ट हैव मैनी बेनिफिट्स टू मैनकाइंड सच एज ब्रेड मेकिंग,
ब्रेड मेकिंग में यीस्ट बहुत काम करती है, केक्स वगैरह बनाने में, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में यीस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत उसकी पड़ती है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्रेड यीस्ट इज मिक्सड विद वाइट फ्लोर, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस बाय यीस्ट बिकम ट्रैप्ड in dough as bubbles causing the dough to rise, then that is why gives the leaven bread its light texture। अब क्या होता है कि ब्रेड अगर हम खाते हैं तो ब्रेड बहुत लाइट सी होती है, यानी अगर कोई डाइट पे भी जा रहा है तो वो ब्रेड को ज़्यादा प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू वाइट फ्लोर। तो क्या होता है कि जो यीस्ट है उसको वाइट फ्लोर के अंदर मिक्स किया जाता है ताकि वो जो है जो यीस्ट है वो उसको एक्सपैंड कर देती है, उसको फुला देती है, ठीक है, तो उसमें बबल्स बना देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है। जैसे पिज़्ज़ा वगैरह बनाने में भी जो डो बनाई जाती है तो उसमें यीस्ट डाली जाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से जब रिलीज होती है तो वो ट्रैप करती है उसके बबल्स बनाने में। द कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्कोहल प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट इज एवेपोरेटेड ड्यूरिंग बेकिंग। द फ्लेवर एंड क्वालिटी ऑफ ब्रेड इज अटेन्ड बाय सेलेक्टिंग डिफरेंट स्टेन्स। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जो स्टोर हुई होती है यीस्ट में, और जो उसमें जो है अल्कोहल भी जो है उसके अंदर बन जाता है, वो सारा जो है जब हम उसको स्टीम करते हैं, यानी ब्रेड को जब हम बेक करते हैं तो बेकिंग में वो सारा ख़त्म हो जाता है और सिंपल हमारे पास सिर्फ यीस्ट जो ब्रेड है वो बचती है। बेवरेजेस ब्रीविंग क्या होती है जी? प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स है, जिसमें आपके ये वाइन, बियर और ये जो सॉसेजेस है, जो सीरियल है, पोटैटोज, फ्रूट्स, इनको भी सेपरेट करने में भी इस्तेमाल होती है। जेनेटिक रिसर्च क्या है? यीस्ट हैव बीन यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च, स्पेशली स्टडी ऑफ म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ मैनी केमिकल्स एंड मेडिसिन। यीस्ट जो है उसको म्यूटेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जेनेटिकली उसको कैसे रिकम्बाइन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके बाकी इफेक्ट्स जो है वो भी ये है, यीस्ट इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म विच इज़ यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन बनाई जाती है उसमें भी यीस्ट जो है वो यूज़ होती है। हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन बनाई जाती है उसमें आपके कुछ एंटीबायोटिक्स हैं और उसमें जो फंगस स्पेशल स्पीशीज़ ऑफ जो फंगस उसमें पड़ती है वो क्या है? अब ये नेम ऑफ एंटीबायोटिक है, जैसे है ग्राइसिनोफ्लोविन। अब इसमें पेंसिलियम है, पेंसिलाइन है तो उसमें भी पेंसिलियम है, साइक्लोस्पोरिन्स हैं तो उसमें टोलिपोक्लेडियम इन्फ्लेमेंट्स है। इस तरह के ड्रग्स लाइक लोवेस्ट्रेन्स इज़ यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, एर्गोटाइन फॉर माइग्रेन। अच्छा, कुछ मेडिसिन जो हैं वो माइग्रेन की हैं, वो भी यहाँ पर जो है ज़रूरी है, तो उसमें भी यीस्ट की क्वांटिटी पड़ती है। उसका अगला जो है वो हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द फंजाई। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द फंजाई, डिकम्पोजिशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल्स। ऑब्वियसली सी बात है कि रिसाइकलिंग जो मटीरियल्स की जाती है और जो उनमें डिकम्पोजिशन वगैरह के प्रोसेस होते हैं उसमें जो फंगस है या फंजाई है उसका बड़ा स्पेशल सा रोल है। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर द बेसिक डिकम्पोजर्स इन बायोस्फीयर, यानी फंजाई और बैक्टीरिया दोनों जो हैं वो बहुत बेस्ट डिकम्पोजर्स हैं चीज़ों को डिकम्पोज करने के लिए। बोथ make significant contributions to ecological balance of our world. They decompose organic matters and release the substances locked in dead bodies of the animals and plants of circulation in the ecosystem. अब क्या होता है कि ये जो है इनका काम ये होता है कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको ये ख़त्म करते हैं, उनको ये बिल्कुल उनके फ्लैशेस को, उनकी जो उनके अंदर जो सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो उनके बॉडी पार्ट्स फट जाते हैं मरने के बाद, उन सब को ये डिके करते हैं, क्योंकि अगर वो जो चीज़ें हैं वो अगर उसमें स्टोर हुई रहें तो वो फिर जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इनका काम यही है कि डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स की जो सर्कुलेशन चल रही है उसके लिए भी, अब जैसे डेड डिके प्लांट्स जो मर जाते हैं उनको ये डिकम्पोज करते हैं और फिर वो ज़मीन जिसके अंदर वो डिकम्पोज हुए होते हैं, अगर उसी ज़मीन में दोबारा से नए सीड्स डाले जाएं तो वहाँ पर फर्टिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले से वहाँ पर उनके डिकम्पोजिशन पावर जो है वो वहाँ पे दी हुई होती है फंजाई की वजह से।
Fungi possess potent enzyme systems which help in splitting tough organic compounds, and that can be digested to most other living things living in wood. अब इसमें क्या है, कुछ ऐसे पोटेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि स्प्लिट तोड़ देते हैं, कुछ बहुत टफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको तोड़ते हैं और उनको तोड़ के फिर डाइजेस्ट करते हैं, जो अदर लिविंग थिंग्स के काम आते हैं, लाइक लिग्निंग्स जो वुड्स के अंदर होती हैं. द रिलीज सब्सटेंसेस बिकम अवेलेबल टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. जो रिलीज सब्सटेंसेस इसमें से होंगे वो नए आने वाले जो जनरेशन्स होंगी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे. दे ऑल्सो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर बाय डिकम्पोजिशन. ऑब्वियसली सी बात है, पहले बताया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बनती है तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन द एयर जो है वो उससे रिलीज़ किया जाता है और उससे बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन विच इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फूड्स बाय ग्रीन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एल्गी एंड. अब आपको पता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, और प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज़ वगैरह लगाए जाएँ ताकि माहौल जो है वो थोड़ा सा खुशगवार हो और वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होती है. तो फंजाइज क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड में जितनी भी एटमॉस्फेयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको डिकम्पोज करते हैं ना, और वो डिकम्पोजिशन से क्या होता है कि वो दोबारा से जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, और जितनी वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे उतनी अच्छी क्वांटिटी में वो ऑक्सीजन को एक्सहेल करेंगे, तो माहौल को साफ करने के लिए भी थोड़ा सा ये होता है. द फंजाई रिसाइकल्स न्यूट्रिशंस इन नेचर एंड आर कॉल्ड एज रिसाइकलर्स. ये कुछ रिसाइकलिंग्स भी करते हैं नेचर में, इसी वजह से इनको रिसाइकलर्स भी कहा जाता है. जैसे ये ऑर्गेनिक मैटर्स को की सफाई करने के लिए भी, उनको साफ़ सुथरा करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. द फंजाई क्लीन्स द अर्थ बाय रिमूविंग द ऑर्गेनिक मैटर्स. ज़मीन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उन सबको का सफाया कर देता है फंजाई. और फंजाई जो है वो सारे जो डेड ऑर्गेनिजम्स, जो ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि माहौल के लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं, तो उनको डिकम्पोज करते रहते हैं. एज ए डिकम्पोजर ये काम करते रहते हैं अंडर द अर्थ, एंड बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव अर्न द नेम ऑफ स्कैवेंजर्स, और इसकी वजह से इनको स्कैवेंजर्स का नाम भी दिया गया है. तो ये इसका एक इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है फंजाई का, जो कि हमने अभी आपको एक डिटेल में दे दिया कि इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ फंजाई क्या है, कि डिकम्पोजिशन करता है, रिसाइकलिंग करता है, बायोस्फीयर में एज ए डिकम्पोज़र काम कर रहा होता है, और फिर ये सारी डिकम्पोजिशन जो है ये कंटिन्यूटी देती है आपके उन सारे प्रोसेसेस को, जो प्रोसेसेस जो है आपके रिसाइकलिंग हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं उनको डिकम्पोज करना, या फिर उन चीज़ों को लेकर कई कुछ अच्छे इफ़ेक्ट्स देने में भी फंजाई का बहुत ज़्यादा काम है. अब कहीं कहीं तो फंजाई जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, हार्मफुल है, हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाता है, हमारे फूड को भी ख़राब कर देता है. अगर उसे अच्छा माहौल मिलता है या एटमॉस्फेयर उसे अच्छा मिलता है तो वो ये काम भी करता है. एग्जाम्पल जो इसकी हमने आपको दी थी कि यीस्ट वगैरह जो है वो हमारे लिए बेस्ट होता है, और उसको जो है बनाने में इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है. तो सिंपल ये था कि फंजाई के बारे में हमने तकरीबन सारा पढ़ लिया. सबसे पहले हमने उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, फिर हमने ये देखा कि उसके हैबिटेट्स क्या थे, फिर हमने ये देखा कि उसके फंक्शंस क्या थे, फिर हमने ये देखा कि वो किस तरह से हमारे लिए पॉजिटिव सेंस में काम करता है, किस तरह वो नेगेटिविटी में काम करता है. फिर हमने उसकी रिप्रोडक्शन स्टाइल्स देख लिए कि एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, और फिर हमने ये भी देख लिया कि उसके जो इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर में या हमारे माहौल में उनके क्या इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं. तो ये सारा आपका फंजाई के बारे में था डिटेल लेक्चर, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा इंशाल्लाह ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह अब नए चैप्टर के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे. टिल देन अल्लाह हाफ़िज़.